ओके फ्रेंड्स, सो हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, एक्सॉन और सेल बॉडी और डेंड्राइट्स जो हैं वो हमने देखे। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखे कि उनके फंक्शन के बेसिस पर वो कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है और क्या उसमें पार्ट्स होते हैं वो हमें समझ में आ गए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब ये नर्व इम्पल्स क्या है? ठीक है, तो जो सभी न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो वर्किंग पैटर्न होता है, उनका जो फंक्शनोलॉजी होती है वो नर्व इम्पल्स के द्वारा होती है। क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी भी स्टिमुलाई की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट इट थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड वी गेट इट थ्रू द न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं स्टिमुलाई के लिए, वो उसे रिसीव करते हैं, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तो ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके थ्रू पास ऑन हो रही है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है न्यूरॉन्स में ये नर्व इम्पल्सेस के थ्रू पास ऑन होती है। तो ये नर्व इम्पल्स जो होती है वो क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल चेंज along the membrane of one neuron to another। ठीक है, क्या होता है कि ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं ये किसी स्टिमुलाई के वजह से, स्टिमुलाई के कारण, कोई भी स्टिमुलाई होता है वो स्टिमुलेट करता है न्यूरॉन्स को, और जब न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं तो न्यूरॉन्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूरिलेमा जिसे कहा जाता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस थ्रू द होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो जनरेट होता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास ऑन होता है। एंड इन दिस वे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो नर्व इम्पल्स एक्चुअली में क्या है? एक इलेक्ट्रिकल चेंज है अलोंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल चेंज होता है। ठीक है, आयंस जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसमें एक चेंज होता है और जो वो फर्स्ट चेंज होता है तो उसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। और ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये पास ऑन होता जाता है, ये जो है फर्दर क्या करता है? स्टिमुलेट करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सॉन है, यदि एक एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यदि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है या कहें इलेक्ट्रिकल चेंजेस हुए हैं, आयनिक चेंजेस हुए हैं, तो वो धीरे धीरे होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो स्टिमुलेट करते जाएंगे और अलोंग दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो इम्पल्सेस हैं ये ट्रांसमिट होती जाएंगी फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अब एक जो न्यूरॉन होता है उसमें तो हमने देखा कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, बट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में किस प्रकार ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती है? ठीक है, तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो जुड़ाव है इट इज नॉट इन ट्रू सेंस अ जॉइन बिकॉज दे डू नॉट अटैच कंप्लीटली बट देयर इज अ माइन्यूट गैप बिटवीन देम एंड दैट माइन्यूट गैप इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड these joining of one neuron to another is called as synapse। ठीक है, तो एक एक्सॉन दूसरे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ जो रहता है और जिस स्थान पर वो जुड़ा हुआ रहता है उसे सिनेप्स कहते हैं। यूजुअली ये जो सिनेप्स होते हैं ये एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में होते हैं। ठीक है, या फिर एक
न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी में होते हैं, या फिर ये सिनेप्सिस एक न्यूरॉन के एक्सॉन और एक मसल से जुड़े हुए होते हैं। तब उसे, जब एक न्यूरॉन मसल से जुड़ा हुआ होता है तो उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो सिनेप्स क्या होते हैं? सिनेप्सिस जो होते हैं ये जॉइंट या जंक्शंस होते हैं बिटवीन द वन न्यूरॉन एंड द अनदर। ठीक है, और इन सिनेप्स के थ्रू ही जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट की जाती है फ्रॉम वन टू द अदर। एक डायग्राम हम बना के देखेंगे सिनेप्सिस का। जैसा कि मैंने बताया कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक माइन्यूट गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, अब हमने देखा था न्यूरॉन का, जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तब हमने क्या देखा था कि जो टर्मिनल बटन्स होते हैं एक्सॉन्स के, वहाँ पर सिनॉप्टिक नॉब्स होते हैं, और ये सिनॉप्टिक नॉब्स जो हैं ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़े हुए होते हैं। वही जो जुड़ाव है, वही जो जंक्शन है वो सिनेप्स है। ठीक, यहाँ पर हम एक समझ लीजिए एक एक्सॉन है और उसका टर्मिनल बटन हम बना रहे हैं। ठीक, एक्सॉन का टर्मिनल बटन, या जिसे सिनेप्टिक नॉब भी हम कह सकते हैं। ठीक, ठीक है, और यहाँ पर हम बना रहे हैं एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। ठीक है, और वो भी इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। अब ये सिनेप्टिक ये जो सिनेप्सिस होते हैं ये किस प्रकार किन किन चीज़ों से बने हुए होते हैं, या कंपोज्ड किन के स्ट्रक्चर से ये सिनेप्स होते हैं? तो ये सिनेप्स तीन चीज़ों से बने हुए होते हैं। एक तो होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होता है एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच का गैप, जिसे कि कहा हमने सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सिनेप्स हम कह रहे हैं जहां पर कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है, उसे हम कह रहे हैं दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट जंक्शन इज कॉल्ड एज सिनेप्स। ठीक है, अब इसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल बटन ऑफ एक्सॉन और वन एक्सॉन। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय द टर्मिनल बटन ऑफ वन एक्सॉन। ठीक है, यहां पर हम इसे नॉमिनेट कर देते हैं, दिस इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि एक माइन्यूट गैप है इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक गैप है, ये बिल्कुल अटैच नहीं है एक दूसरे से, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, और इनके बीच में जो गैप है उसे हमने कहा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसे कहा गया? तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो इट इज फॉर्म बाय द डेंड्राइट्स या एंड पार्ट ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, ठीक है, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन। ठीक, तो ये सिनेप्स हम देख रहे हैं, सिनेप्स तीन कंपोजिशन है इसके। एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है एक जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन के टर्मिनल बटन से ये फॉर्म होता है। इनके बीच में जो गैप होता है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा गया है। उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो अनदर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से फॉर्म होती है, और इसे हमने कहा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि भाई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को नर्व इम्पल्सेस
कैसे ट्रांसमिट होती है। तो उसके लिए हमें पहले ये पढ़ना ज़रूरी है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस तरह जुड़ा होता है। तो वो किस तरह जुड़ा होता है, सिनेप्सिस से। सिनेप्स में हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, जब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने एक्सॉन्स में टर्मिनल बटन्स में क्या देखा था, वहाँ पर जो सिनॉप्टिक नॉब्स होते हैं, दीज कैन बी कॉल्ड एज सिनॉप्टिक नॉब ऑल्सो, ठीक है। जब हम एक्सॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि ये जो एक्सॉन है, जब ये एंड होता है तो ये इस प्रकार से ब्रांचेस बना लेता है, और ये जो ब्रांचेस होती है यहाँ पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हमने इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा था, सिनेप्टिक नॉब। तो ये वही सिनेप्टिक नॉब है, और हमने क्या देखा था कि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, याद कीजिए, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, ठीक है। तो ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है, और ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो होते हैं, दे कंटेन व्हाट, दे कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो नॉट पोस्ट, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, दैट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जब नर्व इम्पल्स जो है, ठीक है, मान लीजिए इस एक्सॉन पर, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस आ गई हैं थ्रू इट्स डेंड्राइट्स, ठीक है, थ्रू इट्स डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, वो फर्दर प्रोसीड कर रही है, वो फर्दर प्रोसीड करके कहाँ तक आ गई है, वो आ गई है सिनेप्टिक नॉब तक। और ये नर्व इम्पल्स क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल चेंजेस इनटू द आयन, ठीक है। तो ये जो है आयन चार्जेस में जो चेंजेस होते हैं वो नर्व इम्पल्स उसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये नर्व इम्पल्स जो है ये प्रोसीड हो रही है, और जब ये सिनेप्टिक नॉब्स तक आती है तो ये क्या करती है, ये जो है कुछ चेंजेस करती है, जिसकी वजह से सिनेप्टिक वेसाइकल्स में से क्या रिलीज होते हैं, दे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं, और जब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल चेंजेस, और फिर इन दिस वे जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं वो पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स किस लिए सेंसिटिव होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसके लिए ये रिसेप्टर जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, दीज आर द रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, और इस प्रकार न्यूरोट्रांसमीटर से जब ये रिसेप्टर जुड़ते हैं तो ये फिर फर्दर चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, और ये फर्दर चेंजेस जो हैं इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल चेंजेस या आयनिक चार्जेस चेंजेस जो हैं उसे ये क्या करता है, प्रोवोक करता है। और इन दिस वे फ्रॉम द यहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, देखा हमने डेंड्राइट्स पे ही नर्व इम्पल्स जो है प्रोड्यूस होती है, तो फिर ये डेंड्राइट्स में फिर नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, और इन दिस वे वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जो है ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती जाती है, ठीक है। इस नर्व इम्पल्स की एक बहुत ही खास बात ये है कि ये सिर्फ वन डायरेक्शन में जनरेट होती है, दिस इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होती है। दैट मीन्स कि एक
एक्सॉन के सिनेप्टिक नॉब से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से इस दिशा में जाए। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं वो सिर्फ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ही होते हैं, वो सिर्फ सिनेप्टिक नॉब्स में ही होते हैं और डेंड्राइट्स में वो वेसाइकल्स नहीं होते हैं। और यही एक वजह है कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो एक दिशा में ही प्रवाहित होती है, एक दिशा में ही फ्लो करती है और इस प्रकार जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है ये फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, इन दिस वे ये फ्लो होती रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती हैं और उसकी क्या खास बात है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है ये अब हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है, उसके लिए जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स भी वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन एनिमल्स में जो है वो बहुत डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, स्पेशली इनटू द हायर एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो 3 प्रकार से स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप की एक्शंस होते हैं या रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ action or movement or response is generated against any stimuli, and these are, first is reflex action, second is voluntary action, and third is involuntary action. Okay, so first of all we will study the reflex action. ठीक है, तो हमें पता है कि भाई किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है, जो जनरेट होता है बॉडी का रिस्पॉन्स, इट इज बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक बहुत ही क्या कहें, प्रोटेक्शन के लिए एक हमारी बॉडी में प्रोसेस है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी ये कई बार एग्जांपल दे चुकी हूँ कि मान लीजिए कोई पॉट है, हमें नहीं पता है कि वो हॉट है, हमने उसे हाथ लगाया और हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, या फिर मान लीजिए कि हमारी जो हैंड पे कुछ चुभ जाता है, ठीक है, विदाउट अवर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। ठीक है, अवेयर नहीं हम कि वहां पे कुछ हमें चुभने वाला है, लेकिन चुभ गया, तो व्हाट वी डू, सडनली हम अपना जो हैंड है वो विड्रॉ करते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, बहुत धूल भरी जगह है और हम जो है, डस्ट बहुत है वहाँ पे और डस्ट की वजह से हमें छींक आ जाती है या डस्ट की वजह से हमें खांसी आ जाती है। तो ये सभी एक्शंस जो होते हैं, ये सभी जो रिस्पॉन्स होते हैं, ये हमारी मर्जी के बिना होते हैं। ठीक है, हम अवेयर ही नहीं होते कि हमने एकदम से क्या किया। जब वो एक्शन हो जाती है या हो रही होती है, जब वो रिस्पॉन्स हो रहा होता है, तब हम अवेयर होते हैं कि ये हमें हो रहा है। वी कैन नॉट कंट्रोल इट बाय अवर विल। ठीक है, हम अपनी मर्जी से उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इस प्रकार के एक्शन जो कि इंस्टेंटेनियसली होते हैं, ठीक है, साथ ही इनवॉलेंटरी होते हैं, ये कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज अ immediate or instantaneous involuntary response to a
स्टिमुलस। और इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, जो भी एग्जाम्पल बताया मैंने, इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, यदि मान लीजिए हमने कुछ गर्म हाथ लगाया है और जब तक हमें पता चलेगा कि वो गर्म है, हमारा हाथ जल सकता है। इसलिए हमें जब तक पता चलता है उससे पहले ही हम अपना हाथ हटा चुके होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या जरूरत हुई रिफ्लेक्स एक्शन की? टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। ठीक है, साथ ही यदि प्रिकिंग वाले में देखें तो वहां पे भी वी आर प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी। यदि हम डस्ट वाले एरिया में देखें, वहां पर क्यों स्नीज रिफ्लेक्स और कफ रिफ्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल हैं ये हमारे नेजल पैसेज में जाके, ठीक है, ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल अंदर चले गए हैं वो छींक की वजह से या खांसी की वजह से बाहर हम निकाल देते हैं। ठीक है, यदि वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि वी विल ब्रीद इन द डस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे? हमारे लंग्स में जाएंगे और वहाँ पर जो बहुत ही स्मॉल जो ट्यूब्स हैं उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इनका पर्पस होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जो है इनका पर्पस होता है। रिफ्लेक्स एक्शन की खास बात है कि एक तो इमीडिएट और एक इनवॉलेंट्री। ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारी मर्जी के बिना होती है। ठीक है, यदि हम छींक या खांसी हमें आती है तो हम उसे रोकने में कंप्लीटली जो है अनेबल होते हैं और इस प्रकार ये हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये इनवॉलेंट्री होती है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हो पाती है, इसके लिए मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हो पाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में एक पाथ इन्वॉल्व होता है, उस पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। और ये रिफ्लेक्स आर्क जो है ये किन किन से बना होता है? ये तीन चीजों से बना हुआ होता है। ठीक है, एक तो होते हैं एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, एक होते हैं, ठीक है, एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एक होता है इफरेंट न्यूरॉन और एक और इसका पार्ट है। ठीक है, उसे अलग से बताना भी हमें जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं रिले न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन। ठीक है, रिले न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व है। सोचिए कितना जो पाथ है रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कितना स्पीडीली हो सके। ठीक है, इसलिए सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, ब्रेन को बाईपास कर दिया गया है सो दैट जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएटली हो पाए। ठीक है, यदि उसे ब्रेन को भेजा जाता, ठीक है, ब्रेन को भी जाती है इंफॉर्मेशन, लेकिन वो ब्रेन जो है वहां पर परसेप्शन देर से हो पाता है, लेकिन उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, रिस्पॉन्स दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो रिफ्लेक्स आर्क होता है उसमें ब्रेन कंप्लीटली बाईपास हो जाता है और सिर्फ एफरेंट न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड और इफरेंट न्यूरॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं हम। ठीक है, ये हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड है, सेंटर कैनाल, ठीक, और यहाँ पे जो है इस प्रकार स्ट्रक्चर है। ठीक, और यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अंदर फ्लो रहता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हैंड बना रही हूँ मैं, ये हाथ है
ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या है, आग है, फायर है, ठीक है, जिससे कि गलती से टच हो रहा है हैंड का, और जब ये टच हुआ तो क्या होता है कि हमारे हैंड में टच रिसेप्टर होते हैं या पेन रिसेप्टर होते हैं या हीट रिसेप्टर होते हैं। इस प्रकार हमारे जो हैंड्स होते हैं, हमारी जो होल बॉडी होती है, उसमें एक्सटर्नल सरफेस पे डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इन स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि पेन रिसेप्टर होते हैं, तो प्रिक यदि किसी ने किया, हमें सुई चुभ गई, तो जो पेन रिसेप्टर हैं वो सेंसिटिव होते हैं पेन के लिए, तो वो जो है स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो ये इंफॉर्मेशन भेज देंगे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। यहाँ पर चूंकि फायर है तो हमारे हैंड में जो हीट रिसेप्टर हैं वो क्या हो गए हैं, स्टिमुलेट हो गए हैं, और इस प्रकार जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन और द एफरेंट न्यूरॉन ये क्या करते हैं, अच्छा, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं लाते किसी भी स्टिमुलाई की, पहले रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड न्यूरॉन होते हैं और उन्हें रिसेप्टर कहा जाता है। तो वो रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसी भी स्टिमुलाई के लिए। वो क्या करते हैं, वो उस जो भी स्टिमुलाई है उससे रिएक्ट करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, फिर वो जिन सेंसरी न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं उनको वो ये इम्पल्स भेज देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हैंड्स में रिसेप्टर हैं, ठीक है, उनसे ये न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, और ये सेंसरी न्यूरॉन ये इम्पल्स ले जा रहे हैं किसे, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो इसे हमने कहा सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग हो रही है और ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, रिले न्यूरॉन के द्वारा या एसोसिएटेड न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है। और ये एसोसिएटेड न्यूरॉन ही क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कड़ी है, चेन है, जुड़ाव है, जंक्शन है, और ये क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर है मोटर न्यूरॉन और ये क्या कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे हमारी मसल्स हैं, ठीक है, इस प्रकार से मसल्स हैं और ये मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मसल से भी जुड़े हुए हो सकते हैं और उन जंक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पर ये जो मोटर न्यूरॉन है, सभी मोटर न्यूरॉन्स मसल से जुड़े हुए होते हैं। तो ये मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा सो दैट वी विल विथड्रॉ आवर हैंड, ठीक। तो ये इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है एक रिफ्लेक्स एक्शन की, जिसमें रिसेप्टर के द्वारा, यहाँ पे हम लिखते हैं, रिसेप्टर के द्वारा जो इम्पल्सेस हैं वो एफरेंट न्यूरॉन को भेजी जाती हैं। एफरेंट न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन के थ्रू किसको आ गई, इफरेंट न्यूरॉन को आ गई। और ये जो इफरेंट न्यूरॉन होता है या तो ये मसल्स को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है या फिर ग्लैंड को, ठीक है। तो ये भी बात एक नोटिसेबल है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें ग्लैंड्स से भी रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, उसी प्रकार जब न्यूरॉन्स ग्लैंड से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं तो वो न्यूरोग्लैंड्यूलर जंक्शन कहलाते हैं और इस प्रकार ग्लैंड्स से भी वो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं
इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, और वो फिर जो हार्मोन्स होते हैं वो फर्दर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हो पाती है जिसमें कि रिसेप्टर, एफ्रेन न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, इफ्रेन न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इस प्रकार जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यदि कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाते बॉडी में। ठीक है, इस रिफ्लेक्स एक्शन का एक और जो रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है वो है नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या होता है कि एक डॉक्टर्स के पास आपने देखा होगा बहुत छोटा साइज का हैमर होता है, उस हैमर से जब वो नी पर एक पॉइंट पे, ठीक है, अनअवेयर ऑफ जब जो पेशेंट है उससे रिलैक्स होना रहता है, अवेयरली यदि वो रहेगा उसका ध्यान उधर ही, तो ये नी जर्क रिफ्लेक्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो इस नी जर्क रिफ्लेक्स के लिए क्या करते हैं, जो नी होता है उस पर एक टैप करते हैं, और उस टैपिंग की वजह से क्या होता है, ये एफ्रेन न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो एक नी जर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए इस प्रकार से लैग है, ठीक है, यहां पर हैमर से जो है, ठीक है, इस प्रकार से हैमर है, और ठीक है, यदि नी पर उसे टैप किया जाएगा तो ये जो लैग्स होता है वो थोड़ा जर्क करता है, और इस रिफ्लेक्स को कहा जाता है ठीक, तो इसे कहा गया नी जर्क रिफ्लेक्स। इस प्रकार बहुत सारे रिफ्लेक्स जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और ये सभी रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक, तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम देखते हैं वॉलेंटरी एक्शन। अब ये वॉलेंटरी एक्शंस क्या होती हैं? वॉलेंटरी एक्शंस वो सभी एक्शंस जो हम अपनी मर्जी से कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि चलना, ठीक है, जैसे कि एक पोस्चर में खड़े रहना, ठीक है, जैसे कि कुछ उठाना, ठीक है, जैसे कि कहीं मुड़ के देखना, ये सभी वॉलेंटरी एक्शन हैं जो कि हम अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, और इन वॉलेंटरी एक्शंस में जो है ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वॉलेंटरी एक्शन वो सभी एक्शन जो हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कर पाते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शन जो हम हमारी बॉडी में अनअवेयरली होती रहती है, हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर विल, लेकिन वो बॉडी में फिर भी कंटिन्यू हो रही है, रिदमिकली हो रही है, और जिसमें कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। इसका एक एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो है हमारी बॉडी में वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है। यदि हम नहीं चाहें कि भाई थोड़ी देर हम अपनी सांस रोक लें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, जिसमें कि नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो भी ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है वो इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म होती है, और इसीलिए ब्रीदिंग जो है वो एक टाइप की इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक, तो इस प्रकार हमने पढ़ी 3 टाइप के मूवमेंट या रिस्पॉन्स या एक्शंस जो है हमारी बॉडी में होते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि रिफ्लेक्स एक्शन जो कि इंस्टेंटेनियस और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। वॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के लिए। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होती हैं ये दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू अवर विल बट दे आर हैपनिंग या ऑकरिंग इन अवर बॉडी कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इस प्रकार हमने तीनों ही एक्शन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम।